So may I come in? Come, beta. Good afternoon, Yeah. sir. Good Better, afternoon, better. sir. Thank you. Sakshi, Yes, sir. good. Uh, you have done your BBA. Yes, फिर sir. MA किसमें किया बेटा? MA in Sociology सोशियोलॉजी। from Delhi School of Economics. अच्छा, वहाँ से किया है? हाँ. बहुत बढ़िया। फिर आपने एलाइड सर्विस मिली आपको पिछली बार Yes, sir. कोऑपरेटिव में, Yes. तो कहाँ पे पोस्टेड हो अभी? जयपुर डेयरी में, सर. जयपुर डेयरी का पोस्ट। बहुत अच्छी बात है। ओके। और आपकी जो हॉबी है वो बांसुरी बजाना है। Yes, sir. बजाते हैं आप अभी भी? Yes, sir. हाँ, तो एक बार म्यूजिक से प्यार हो जाता है तो हमेशा हो जाता है. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा, ये बताओ कि हमारे राज्य में कोऑपरेटिव मूवमेंट अभी तक कोई सक्सेस नहीं हो पाया। Yes, sir. कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं, Hmm. हम लोगों ने महिलाओं की भी सोसाइटी बनाई, थोड़ी Yes, sir. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, Yes. लेकिन एज सच कुछ कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है जैसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कोऑपरेटिव कर रही हो, वो Yes. नहीं हो पाया। Yes, आप sir. क्या सोचती हैं इसके बारे में? सर इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे अगर हम महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो वहाँ के फार्मर्स बहुत डोमिनेंट रहे हैं, प्लस मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी इतनी नहीं रही है, और विज़ावी राजस्थान में मॉनसून डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर फार्मर्स को हम लोन भी देते हैं तो वो टाइमली रीपे नहीं कर पाते, उससे एनपीए की प्रॉब्लम्स आती है। तो हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव्स का, सीसीबीज एंड एपेक्स बैंक्स, वो इतना अच्छे से थ्राइव नहीं कर पाता। फिर सेकेंडली हम कोऑपरेटिव एक्ट्स में कुछ कुछ प्रोविजंस देखें तो टाइमली ऑडिट और टाइमली इलेक्शंस वो भी नहीं हो पाते हैं, तो जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। एंड फोर्थली जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे मूवमेंट ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुआ है, बट राजस्थान में जो मूवमेंट है वो गवर्नमेंट लेड ही रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देखने को मिली है। अच्छा बेटा, ये बताओ, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है यस या सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक है, यस सर। उसमें और जो दूसरा बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक, यस क्या फर्क है इन दोनों में? सर। सर दोनों बैंक वैसे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं, पर कमर्शियल बैंक्स में मेंबरशिप होना ज़रूरी नहीं है फॉर टेकिंग लोन्स। बस बट कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर ऐसे है कि हमें पहले उसका मेंबर बनना पड़ेगा, उसके अंदर शेयर होल्डिंग हम अक्वायर करते हैं, तभी हम लोन्स ले पाते हैं। और कुछ कुछ सुविधाएं हैं जैसे कमर्शियल बैंक्स नेट बैंकिंग प्रोवाइड करती है, बट कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर है वो अभी तक उस लेवल पे नहीं आ पाया है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और बताइए मेरे को कि हम ये कहते हैं कि मीडियम टर्म लोन दिए जाते हैं यस सर। सोसाइटीज के द्वारा, ये मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यस इसका सर। क्या मतलब समझती हैं आप? सर हमारे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में टू मतलब शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स के लिए तो 3 टियर स्ट्रक्चर है, जिसमें प्राइमरी लेवल पे सीसीबी बैंक्स आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, एंड फाइनली एपेक्स बैंक्स आते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन स्ट्रक्चर के लिए हमारे पीएलडीबीज हैं एंड एसएलडीबीज हैं 2 टियर स्ट्रक्चर में। सो पीएलडीबी की कार्यप्रणाली में हाँ। और कोऑपरेटिव बैंक का जो दूसरा मैकेनिज्म जो आपने बताया जिसमें सीसीबी तक पहुंचते हैं और एपेक्स बैंक तक पहुंचते हैं, Yes. उनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है? सर जैसे जो सीसीबीज हैं वो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म्स लोन ही दे रहे हैं, तो बेसिकली वो एग्रीकल्चर इनपुट्स के रिलेटेड लोन होंगे और उसमें कोलैटरल देना भी जरूरी नहीं होता। बट जो पीएलडीबी वाले लोन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के लिए लोन्स होते हैं, एंड लैंड एज अ कोलैटरल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू अक्वायर लोन्स। ओके। अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि आप जैसे राजस्थान की रहने वाली हैं, यस सर। है ना? अब राजस्थान को आप काफी कुछ जाना भी है आपने। यस सर। ये बताओ कि राजस्थान में विकास के लिए यस सर। सबसे बड़े इम्पेडिमेंट्स क्या हैं, ओके। मतलब बाधाएं क्या हैं? इम्पेडिमेंट्स, सर इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स हैं जिसमें एज कम्पेयर टू द सदर्न रीजन्स हमारा वो नहीं है। नहीं, अब तो बहुत अच्छी रोड्स बन गई हैं, खूब रोड्स का जाल गांव गांव तक जा रहा है। मेरे को कोई ऐसा गांव दिखता ही नहीं आजकल जहाँ पर की रोड नहीं जाती है। बट सर कंपैरेटिवली हमारे पास जो मशीनरीज हैं वो प्रोसेसिंग एबिलिटी वो नहीं है जो साउथ में होती है, तो इससे हमारा ब्रेन ड्रेन भी काफी होता है। आईटी सेक्टर के जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रेफर करते हैं बैंगलोर और हैदराबाद वाली सिटीज है वहाँ जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। एंड इंडिया बीइंग दी सर्विस लेड इकोनॉमी, तो मुझे लगता है कि हम एक की रिसोर्स हैं जो अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं। राजस्थान प्योरली एग्री बेस्ड इकोनॉमी पे ही फोकस कर रहा है। अच्छा, इसमें एक ही बताओ कि जैसे आप बता रही हो कि सर्विस सेंटर्ड फोकस्ड हमारा डेवलपमेंट रहा है, इंडिया में ऐसी क्या गलती हो गई कि हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे बिना सर्विस सेक्टर में आ गए?
जबकि किसी भी देश के लिए प्रगति के लिए आवश्यक होता है कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्री और उसके बाद सर्विस सेक्टर। यस सर। तो ये हम कैसे से कूद कर वापस हम सर्विस सेक्टर में आ गए और इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप नहीं हुई, इसलिए आज हमारे लिए प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट बुरी तरह फैला हुआ है सारी जगह। तो आप क्या सोचते हो क्या हुआ? सर इंटरनल रीजंस अगर हम देखें तो 60s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन आ गया डायरेक्ट। तो आईटी रेवोल्यूशन ने फॉस्टर की सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज को, तो उसके वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग को स्किप कर गए। और एक्सटर्नल रीजंस हम देखें तो ऑलरेडी चाइना का जो मॉडल था वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ही था। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या स्टार्ट भी करते थे तो चाइना से compete करना काफी डिफिकल्ट हो जाता। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। बजट इस बार आया। यस सर। बजट में कृषि के लिए कुछ नई फ्रेमवर्क्स जारी किए गए हैं। ओके। नेशनल बजट की बात कर रहा हूँ, उसका नेशनल बजट। नेशनल बजट क्या ओके। है, आपको कुछ आइडिया? आई एम सॉरी सर, अभी मैंने स्टेट बजट के अंदर किसानों के लिए क्या स्पेसिफिक घोषणा की गई? यस सर, स्टेट बजट में जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना है उसमें लोन का जो अमाउंट है वो 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। और कस्टम हायरिंग सेंटर्स के जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर भी जो नंबर ऑफ गोपालक हैं उनको बढ़ाया गया है। एंड हमारे जो गोडाउन्स हैं जो हम कोऑपरेटिव सेक्टर्स में खोलते हैं उनका भी 150 गोडाउन्स बनाने का टारगेट रखा गया और 50 मिलियन टन्स मीट्रिक टन्स। गुड। कोऑपरेटिव पे तो आपको काफी पूछ लिया गया है। ये बताइए, ये पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। क्या डिफरेंस इससे आया, क्या क्या फर्क पड़ा? ओके सिर्फ डिफरेंस एक तो ये है कि प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स लेके आता था, नीति आयोग एज सच कुछ 5 ईयर प्लान्स लेके आता नहीं है। एंड नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक, तो जो रिसर्च करता है उसके बेसिस पे अपने रिकमेंडेशंस देता है। सेकेंडली प्लानिंग कमीशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर देता है स्टेट को, बट नीति आयोग वो फंक्शन निभा नहीं रहा है अभी। नहीं तो अब ये मतलब दिस इज ए चेंज फॉर द गुड और फॉर वर्स? से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। आई थिंक एक इंडिपेंडेंट रिसर्च थिंक टैंक हम लेके आ रहे हैं तो एनालिसिस स्ट्रांग हो सकता है और उस बेसिस पे पॉलिसीज हमारी अच्छी फ्रेम हो सकती है। एंड रही बात फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की, तो आई थिंक हम लोग डेडिकेटेड फंड्स भी क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस के। अब कोई 5 ईयर प्लान बनता ही नहीं है, तो ये अच्छी बात है या नहीं है? क्योंकि हम कोई लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं लेके चलते, हम एक एनुअल प्लान बनाते हैं, फिर अगले साल फिर अगले प्लान की तरफ देखने लग जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म विजन बन ही नहीं पाती। सर अगर प्लानिंग कमीशन ने बनाया तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो बनाया ही है, जैसे अमृत काल विजन है 2047 तक जो हमें टारगेट। दूसरे तरह का चीज है, पर जैसे स्टेट का प्लान बनता है वो 5 ईयर प्लान तो कुछ होता ही नहीं है, अब है ही कहीं बात ही नहीं होती इस। तो हम कोई विजन हमारे पास बनती ही नहीं हमारे, है ना, या नहीं? सही सर। अच्छा, ये बजट में प्लान बजट और नॉन प्लान बजट ये दो आते हैं, ये क्या होते हैं? सर मुझे इसका स्लाइट आइडिया है, अगर बताना। अच्छा छोड़, कोई बात। अच्छा, राज्यसभा जो होती है, ये राज्यसभा कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है? सर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो इसमें जाते हैं। सेकेंडली 12 नॉमिनेटेड मतलब वो क्या? उधर से सेलेक्ट होकर मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं। फिर हमारे 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और ये परमानेंट बॉडी होती है 6 इयर्स के लिए। इसमें 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स। तो कौन इसमें इलेक्शन लड़ सकता है? स्टेट के एमएलए? यस सर। और कौन लड़ सकता है? इलेक्शन लड़ कौन सकता है?
सर जो यूटीज हैं विथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो वाली, दिल्ली, पुडुचेरी, इसके मेंबर्स भी जा सकते हैं। राजस्थान से कितने मेंबर है राज्यसभा? सॉरी सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये जुडिशियल सेक्टर में, न्यायपालिका में, अब ये बात बार बार उठती है कि न्यायपालिका हमारी हैवीली ओवरबर्डन है, लोअर लेवल पे भी, हायर मिडिल लेवल पे भी, और हाईएस्ट लेवल, हर जगह खूब बड़ी संख्या में कोर्ट केसेस पेंडिंग है हर जगह, और निस्तारण का जो गति है वो बहुत ही स्लो है। अब इसका क्या तो कारण है और क्या इसका सॉल्यूशन है आपके दिमाग में? सर कारण में हम देखें तो आई थिंक कि एक तो हमारे जो न्यू रिफॉर्म्स आए हैं अभी क्रिमिनल लॉज में, तो उसकी वजह से एक ओवरहॉल हो गया है सिस्टम में, तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा स्लो हो गया है। सेकेंडली जो तो हमारा ये तो ट्रीटी अभी रिसेंट चेंज हुआ है, इससे पहले भी कोर्ट्स ओवरबर्डन थे और उसके बाद भी है। है सर, इसमें हमारा जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सेकेंडली टाइमली अपॉइंटमेंट्स नहीं होते कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, अगर रिकमेंडेशंस हो भी जाते हैं। थर्डली हमारा जो पीआईएल का सिस्टम है वो भी थोड़ा थोड़ा फ्लॉड है। पीआईएल का मतलब उनको पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन का टर्म भी दे दिया जाता है, तो उससे ओवरबर्डन हो जाती है जुडिशरी। फोर्थली हमारा जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक पावर है सिटीजन के पास जाने की, बट वो लोग चूज नहीं करते कि पहले हाई कोर्ट में जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसको एग्जॉस्ट कर लें फिर ही सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। तो आई थिंक ये मल्टीपल रीजंस है। पर देखा तो ये जा रहा है कि लोएस्ट कोर्ट्स भी बहुत हेवीली बर्डन्ड है, हाई कोर्ट्स भी बर्डन्ड है, और केसेस नहीं निकल पाते। हाई कोर्ट्स की कईयों की तो ये दशा है कि एक केस लगाए तो 20 साल बाद नंबर आएगा। स्टे लेने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो उससे कभी भी डिसीजन हम फाइनल पहुंच नहीं पाते हैं। इन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस में सर हम जैसे ई कोर्ट सिस्टम्स हैं वो कर सकते हैं, तो जो प्रोसीडिंग्स है वो आम जनता तक पहुंच सकती हैं। जो टीडीएस लैंग्वेज है उसको भी मतलब आम जनता तक पहुंचाने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो जजमेंट्स है उनको बताया जा सकता है। थर्डली हमें और सेंटर्स खोलने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, जैसे अभी प्राइमरी सीट दिल्ली है लेकिन साउथ में अभी कोई सेंटर नहीं है, तो वो सीट्स खोल देनी चाहिए। एंड जजेस टू पॉपुलेशन का रेशियो जो हमारा कम है उसके लिए हमें और अपॉइंटमेंट्स करने चाहिए सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। जेंडर इक्विटी इंश्योर करनी चाहिए बिकॉज अभी तक कोई भी फीमेल सीजीआई नहीं बन पाई है। इन सब चीज़ों से प्रोसीजर थोड़ी बदल जाएगा, प्रोसीजर तो वही रहेगा, है ना। जुडिशरी के जो जुडिशियल केसेस को निपटाने का प्रोसीजर है उसमें चेंज क्या लाया जाए जिससे कि तेज गति से निपटारा हो। सर आई थिंक एक टाइम लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि इतने हियरिंग्स में एक केस को रिजॉल्व कर देना चाहिए, प्रोवाइडेड उसमें ये हो कि कॉम्प्लिसिटीज कितनी है उस केस में, तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें फॉर्म कर लेना चाहिए उसके लिए। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगाए बड़ा हैवी, इससे इंडिया बेनिफिट ले सकता है क्या कोई? यस सर, ले सकता है। कैसे और किस हालात में ले? सर एक तो हम जैसे रीशोरिंग ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो चाइना के जो गुड्स हैं वो इंडिया में आ जाएंगे एंड हम रीप्रोसेसिंग करके यूएस मार्केट्स में उनको चाइना के गुड्स कौन से, मतलब चाइना तो बहुत चीजें बनाता है। हाँ सर सेमीकंडक्टर्स, एयर अर्थ मिनरल्स, ये वाले गुड्स। तो नहीं देगा वो, तो वो अनफिनिश्ड गुड्स तो चाइना नहीं देगा यहाँ, तो फिनिश्ड गुड्स दे सकता है कि भाई ठीक है, आप मेरे से फाइनल प्रोडक्ट ले लीजिए हमसे। सर जैसे जो बैटरी के पार्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स हैं वो दे सकता है, उसके बाद हम लोग उनका असेंबली करके वो सप्लाई कर सकते हैं यूएस को। स्टील भी अगर चाइना सप्लाई करता है तो उसको भी मशीनरी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं।
और एग्री प्रोडक्ट्स है उनको भी आगे फर्दर प्रोसेसिंग करके जैसे रेडी पैकेज फूड में करके सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, राजस्थान जो है वो कई क्रॉप्स में देश में नंबर 1 भी है, पर फिर भी हम प्रोसेसिंग में बहुत पीछे हैं। इसका क्या वजह है? सर वही, एक तो हमारा वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, और जो एक एफपीओस का कॉन्सेप्ट होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी अभी तक कम बनी हुई है राजस्थान में, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल एड्स की भी कमी है, प्लस इसका प्रमोशन कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू भी हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है फार्मर्स में, तो हम इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। एंड एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी पे भी हमारा इतना फोकस नहीं है, तो जो गुड्स हैं वो लोकल कंजम्पशन में ही यूज आ जाते हैं। ओके। और ये कहा जाता है कि जब जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है राजस्थान, इसमें तो राजस्थानी का सभी जगह रहता है, इसको तो पॉलिटिशियंस ने हाईजैक कर रखा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया है सारा। क्या ये सही है क्या? सर टू अ सर्टेन एक्सटेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बट कोऑपरेटिव मूवमेंट हमें सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी दिया है। मतलब बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से आए हैं, जैसे शरद पवार जी हैं, अपने राजस्थान में कमला बेनीवाल मैम हैं। इनका कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सेक्टर से लिंक रहा है, तो आई थिंक अगर इंटरफेरेंस आया है तो हमने उसका बेनिफिट भी उठाया है टू क्रिएट सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप। वो तो कुछ ही इन्हें नाम हो गए ना, बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है वो नहीं सर, बट हमारे एक्ट में प्रोविजंस है इसको कम किया जा सकता है इसके लिए। यस सर, इसके लिए इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ हो सकता है इसका, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो। यस सर, जैसे और लोनिंग में सब जगह, मतलब इवन रूरल एरियाज में जो किसको लोन मिलना है किसको नहीं मिलना है, ये सब उसी लेवल पे डिसाइड होता है। ये तो सही है ना? मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे डिसाइड हो रहा है, ये हो रहा है, वो जो पॉलिटिशियन, जो लोकल पॉलिटिशियन जो चाह रहा है उसी को लोन मिल रहा है, उसको मिल रहा है। सर ये ही एक रीजन है कि मतलब राजस्थान में कोऑपरेटिव मूवमेंट इतना सक्सेस क्यों नहीं हो पाया है, बाकी जगहों पे हुआ है। तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे हमारा जो कोऑपरेटिव का बेसिक फिनोमेना है कि जो भी मेंबर्स इसके पार्ट होंगे उन्हीं को लोन मिलेगा, और उन्हीं की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पे फोकस करना चाहिए कि जो मेंबर लेड मूवमेंट है वो वैसा ही चलता है, पॉलिटिशियंस का इतना इंटरफेरेंस नहीं हो। इसके लिए हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो सोसाइटीज है उसकी ऑडिट टाइम पे हो अंडर सेक्शन 54, इलेक्शंस भी डेमोक्रेटिक तरीके से हो, और ऐसा नहीं हो कि जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं वही उन्हीं का डोमिनेंस बना रहे सोसाइटी में। तो ऐसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ना, इसकी मॉनिटरिंग बहुत कम होती है। आपने देखा होगा ज्यादातर फ्रॉड वगैरह जितने भी होते हैं सब वो इन कोऑपरेटिव से, तो क्या मतलब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग कम है क्या उनसे? सर आई थिंक कम तो नहीं है, बिकॉज काफी प्रोविजंस है हमारे। जो जांच होती है वो अंडर 2001 एक्ट सेक्शन 54 और 55 की जांच होती है, तो उसमें फर्स्ट मौका मिलता है कि सारे केस 54 की जांच में कि पहले तो केसेस का प्रिलिमिनरी जांच करेंगे, फिर 55 में कैरेक्टर एंड कंडक्ट की जांच होती है, और उसके बाद भी ऑप्शन है कि आप ट्रिब्यूनल्स में भी जा सकते हो, जो डिसीजन है वो रजिस्ट्रार को भी अपील कर सकते हो। तो आई थिंक हमारे पास स्ट्रक्चर तो है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन पे हमें और ज्यादा वर्क करना है। हाँ, फ्री हैंड मिला हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि कहा जाता है किसी को भी कुछ करना होता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके, फिर नहीं होता, ऐसा हो रहा है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए अब आप बता रहे हो कानून भी है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के विल पावर की कमी है क्या? ये हो सकता है सर, या वही फिर घूम फिर के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही आ गया। अब ये महिला सुरक्षा कानून क्या क्या राजस्थान में बने हुए हैं और ऑल इंडिया लेवल पे क्या क्या है, बता दो। सर एक तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2013 का, पॉक्सो एक्ट है 2015। पॉक्सो का पूरा फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ओके। और इसके अलावा
और सर इनहेरिटेंस एक्ट जो है हमारा, उसमें रिसेंटली अभी महिलाओं को भी इनहेरिटेंस राइट दिया गया है। डाउरी, हाँ, डाउरी Correlated. प्रोहिबिशन एक्ट 1961। एक राजस्थान स्पेसिफिक एक्ट भी है, सर आई थिंक वो विचक्राफ्ट वाला एक्ट। हाँ यस, इस तरह का भी एक और है। हाँ एक और सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। महिलाओं से संबंधित जो भी हैं उनको सब रिलेटेड हो रहा है। हाँ। अच्छा, आप क्योंकि ऑलरेडी वैसे तो स्टेट सर्विसेज में ही हैं, आज आप मान लीजिए आरएस में आपका सिलेक्शन हो जाता है, Yes. महिला ऑफिसर होने के नाते आपको क्या प्लस पॉइंट मिलेगा, क्या आप जो है, अच्छा। किस ये मान लीजिए आप एसडीएम लगती हैं किसी एरिया में, हाँ, तो आप महिला होने के कारण से जो है आप उसको किस तरह से एनकेश कर पाएंगे? ठीक है सर। एक तो पॉलिसी लेवल पे मैं जेंडर पर्सपेक्टिव ऑफर कर पाऊंगी। सोशियोलॉजी में भी हमने पढ़ा है, एक जेंडर एंड सोशियोलॉजी का एक अलग ही पेपर होता था, तो आई थिंक वो एक पर्सपेक्टिव आ पाएगा। फिर सेकेंडली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमेन, तो मतलब एक कनेक्ट एम्पैथी लेवल ज्यादा होगा, तो वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली शेयर कर पाएंगी। तो उनका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो भी एक प्रॉपर तरीके से इंश्योर होगा। एंड लॉ एंड ऑर्डर लेवल पे क्या ये नेगेटिव रहेगा या इम्प्रेस का? महिला होने के नाते आप मान लो कानून व्यवस्था बनाने में क्या आप से थोड़े पीछे माने जाएंगे? सर लॉ, मैं तो मेरे हिसाब से पूरी कोशिश करूंगी, एंड बीइंग इन एनसीसी जो बैकग्राउंड रहा है उसको भी मटेरियलाइज करूंगी, इसको इनकैश करने में, कि हाउ टू हैंडल एवरी एडवर्स सिचुएशन इन। बिल्कुल, आजकल महिलाएं बहुत अच्छा, हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, Yes, इसलिए ऐसा sir. कुछ नेगेटिव कुछ भी नहीं, नहीं है, हाँ, और बराबर कर रहे हैं। एक संस्कृताइजेशन क्या होता है? ओके सर। इसमें जो हमारी लोअर कास्ट होती हैं वो अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को एमुलेट करना चालू कर देती हैं, बी इट इन कल्चर, फूड प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स जो होते हैं, जिससे उनका स्टेटस। सिंग और बेल्ट सर अगर सोसाइटी लेवल पे देखें तो वो इसको अच्छा ही मानते हैं, बिकॉज जो अपर कास्ट के बेनिफिट्स है वो उनको ले पाते हैं। लेकिन जब हम बाकी डिबेट्स में देखें, जैसे रिजर्वेशन की हो गई, तो पीपल हैव अ टेंडेंसी कि हमें लोअर कास्ट स्टेटस चाहिए टू इनकैश द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, तो वो संस्कृताइजेशन को छोड़ के डिसंस्कृताइजेशन में ऑप्ट करने जाते हैं। तो आई थिंक बोथ प्रोज एंड कॉन्स है दोनों प्रोसेस के, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पीपल ऑप्ट फॉर देयर चॉइसेस। डिसेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन में वही अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट के प्रैक्टिसेस को एम्यूलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो हमारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ये रिजर्वेशन वाले, इनको वो ले सकें। तो दोनों प्रोसेस मिलकर के शायद मेरे ख्याल से कुछ बैलेंस ला सकती है ना सोसाइटी में, नहीं? सर ये कास्ट मोबिलिटी को इंश्योर करता है आई थिंक, तो विच इज अ गुड थिंग। ओके, लास्ट में ये विधान परिषद का नाम सुना है? राजस्थान में तो नहीं है। हाँ, राजस्थान में एक बार प्रस्ताव गया था विधान परिषद का, ध्यान है आपको? नहीं सर। तो ये विधान परिषद का कोई बेनिफिट है क्या होने का? यस सर, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, कि जैसे जब लॉ मेकिंग करते हैं तो बिल का जो पास है वो पहले विधानसभा में हो रहा है, फिर विधान परिषद में हो रहा है, एंड आई थिंक यस सर, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ चेक्स कर सकते हैं इंश्योरेंस से। एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया नेसेसरी, पहले वही बहुत ज्यादा होता है, नहीं? अच्छा, लास्ट बताइए, आपका कोई ऐसे आइडियल पर्सनैलिटी का है, आपके कोई आदर्श हैं कोई? यस सर, एपीजे अब्दुल कलाम सर। क्यों मानते हैं उनको? सर वो एक नेशनल आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करते हैं, मतलब काफ़ी सारे कल्चर सिंक्रेटिज्म भी उनमें था, मतलब बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करने में रुचि रखते थे, प्लस उनका मेन मोटिव था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें इंश्योर करना चाहिए। तो आई थिंक वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है आर्टिकल 51 के तहत, तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रहती हूँ। उनकी बुक्स पढ़ी है आपने कोई? नहीं से बुक्स पढ़ने का आपका आइडियल है, बुक नहीं पढ़ी है? तमिलनाडु में गए हैं उनके घर पे कभी? ठीक है, ओके, थैंक यू।
अभी थोड़ी आउटसाइड, वी कॉल यू बैक। थैंक यू सर।